अब नेट एग्ज़ाम की एलिजिबिलिटी के बारे में बात कर लेते हैं फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। आपके पास नेट सेट या स्लेट SLET होना चाहिए, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ये किसके लिए, ताकि आपको चुना जाए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। और जिन्होंने UGC CSIR और JRF एग्ज़ामिनेशन पहले पास किया है 1989 से पहले, उनको नेट देने की ज़रूरत नहीं है। और सेट कैंडिडेट जो हैं, जिन्होंने सेट का एग्ज़ाम दिया है, स्टेट्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, उनको UGC असिस्टेंट प्रोफेसर 1 जून 2002 से पहले जो हुआ, उनको भी नेट ये वाला देने की ज़रूरत नहीं है और वे एलिजिबल है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एनीवेयर इंडिया, भारत में कहीं पे भी। लेकिन जिनका सेट 1 जून 2002 से हुआ है, तो वे जो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हैं केवल उन्हीं यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में जहाँ से उन्होंने सेट दिया है। अब एज रिलैक्सेशन की बात कर लेते हैं। JRF के लिए आपकी एज होनी चाहिए 31। मतलब जब आप नेट का फॉर्म भरते हो आपके लिए एज नहीं देखा जाता, ठीक है। लेकिन नेट के अंदर आपको पता 2 ऑप्शन मिलते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर, JRF एंड असिस्टेंट प्रोफेसर। लेकिन अगर आपको JRF चाहिए तो आप JRF एंड असिस्टेंट प्रोफेसर का ऑप्शन भरोगे, तब एज रिलैक्सेशन तब एज का क्राइटेरिया देखा जाता है, लिमिट का। इसलिए आपका उस टाइम पे जब आप फॉर्म में भरते टाइम टिक करोगे JRF एंड असिस्टेंट प्रोफेसर, तो आपका एज 31 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 31 चल जाएगा, 31 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए 1/3/2021 के हिसाब से। मतलब 1/3/2021 तक आपका 31 की एज होनी चाहिए। अच्छा, 5 साल का रिलैक्सेशन भी मिलता है SC ST PWD थर्ड जेंडर को और OBC को और OBC NCL को। असिस्टेंट प्रोफेसर में बात करेंगे तो क्योंकि मैंने जैसे पहले बताया आपको, जब आप फॉर्म भरते हैं नेट का तो 2 ऑप्शन है ना, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड JRF, और दूसरा ऑप्शन है JRF। जब आप दूसरा ऑप्शन है असिस्टेंट प्रोफेसर। जब आप केवल असिस्टेंट प्रोफेसर वाला ऑप्शन टिक करते हो तो आपकी एज चाहे कुछ भी हो, कोई दिक्कत नहीं। नेट की एग्ज़ाम दीजिए आराम से। मतलब आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो अपने दम पे, बिना JRF के, तो आप चाहे कितनी भी एज हो गई हो, आराम से दीजिए नेट की एग्ज़ाम और असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। पहले नेट का एग्ज़ाम देंगे, उसमें जितने नंबर आए उसके हिसाब से एलिजिबल होंगे। फिर आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू के लिए। वहाँ पे आपको फिर से आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। अगर वहाँ आप सिलेक्ट होंगे तब जाके आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हो। खाली नेट देने से ही असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन जाते। ये थोड़ा सा मैं क्लियर करना चाहता था जिनको नहीं पता उनके लिए। अच्छा, रिजर्वेशन भी है सीटों का। 15% सीटें हैं SC के लिए, 7.5% सीटें हैं ST के लिए, 27% सीटें हैं OBC NCL के लिए, 10% सीटें हैं EWS के लिए, जनरल की जो अभी नया आरक्षण मिला ना जनरल कैटेगरी को, उन लोगों के लिए 10% सीटें हैं, और 4% सीटें हैं PWD के लिए, और PWD अपंग कैटेगरी के लिए होता है शायद। और डिफरेंटली एबल जो लोग होते हैं ना, उनके लिए। और जो कश्मीरी माइग्रेंट हैं
उनके लिए भी कुछ है, लेकिन उनके लिए बोल रहा है सब्जेक्ट टू नोटिफिकेशन फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन फॉर एकेडमिक सेशन 2021-22, उसके आधार पर मिलेगा उनको जो भी मिलेगा। अब पीडब्ल्यूडी में देखो क्या है, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, ये उसका पीडब्ल्यूडी का फुल फॉर्म है। अब उसमें पीडब्ल्यूडी में किस तरीके के आ सकते हैं, फिजिकल डिसेबिलिटी वाले आ सकते हैं, लोकोमोटर डिसेबिलिटी हो, विजुअल इम्पेयरमेंट हो, देखने में दिक्कत हो, हियरिंग इम्पेयरमेंट, सुनने में दिक्कत हो, स्पीच लैंग्वेज डिसेबिलिटी, बोलने में दिक्कत हो, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, पागलपन, मंदबुद्धिता, मेंटल बिहेवियर, पागलपन, डिसेबिलिटी कॉज ड्यू टू क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस, नाड़ियों की समस्या के कारण, ब्लड डिसऑर्डर, खून की समस्या के कारण डिसेबिलिटी हो, मल्टीपल डिसेबिलिटी, बहुत और कई ज़्यादा, 2 से ज़्यादा डिसेबिलिटीज़ हों अलग अलग प्रकार की, ये सब पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में आएंगे। देखिए कुछ जैसे फिजिकल डिसेबिलिटी के अंदर देखो कैसे कैसे आते हैं। फिजिकल डिसेबिलिटी में लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, उसमें कौन कौन आता है, लेप्रोसी, जिसका सफ़ेद सफ़ेद दाग हो जाता है, कोड हो जाता है शरीर पे, इस तरीके के। मल्टीपल डिसेबिलिटी में एक से ज़्यादा डिसेबिलिटी वाले हों, जैसे मेंटल डिसेबिलिटी में मानसिक रूप से बीमार है, डिसेबिलिटी कॉज ड्यू टू क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस, ये वाला कैटेगरी में कौन आएगा, 4th पॉइंट में देखिए, ये कैटेगरी के अंदर आएंगे मल्टीपल स्क्लेरोसिस, पार्किंसंस डिजीज़, वो हाथ हिलता रहता है ना, पार्किंसंस डिजीज़ वो होती है, शरीर के अंग कांपने लग जाते हैं ना, वो कपकपाहट वाली बीमारी। तो इस तरीके से ये डिसेबिलिटी की कैटेगरीज थी। अच्छा, चॉइस ऑफ सिटीज़ फॉर एग्ज़ाम सेंटर, वो एनेक्सर 3 में दिया हुआ है सिटीज़ की चॉइस करने के लिए। इट इज़ मैंडेटरी फॉर कैंडिडेट्स टू सिलेक्ट द स्टेट सिटी एनी 4 ऑफ देयर चॉइस, 4 आपकी इच्छा है, 4 सिटी चॉइस कर सकते हैं आप, स्टेट या सिटी, और ये मैंडेटरी भी है, पक्का है कि 4 करना ही पड़ेगा सिलेक्ट। ऐसा नहीं कि एक जगह सेलेक्ट कर लिया और बस वहीं पे आएगा, 4 जगह सेलेक्ट करना पड़ेगा, उन चारों में से कहीं पे भी आ सकता है। तो ये सब मोटी मोटी बातें थी नेट के बारे में, नए पुराने सभी लोगों के लिए काम की होंगी, आई होप। और देख लेता हूँ इसमें कुछ और काम की चीज़ है तो। अच्छा ये देखिए, एग्जामिनेशन सेंटर पे क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने वो भी दिया है इसमें। कैंडिडेट्स मस्ट ब्रिंग द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स टू टेस्ट सेंटर, प्रिंटेड कॉपी ऑफ एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड की प्रिंटेड कॉपी होनी चाहिए, एनटीए की वेबसाइट से डाउनलोड की हुई, मतलब जो नेट की वेबसाइट है ना वहीं से डाउनलोड होगी वो तो वो आप एक वो कॉपी ले जाना, 2 ले जाना, एक से भले 2। 1 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ चाहिए जो आपने अपलोड किया था फॉर्म पे वहीं। पैन कार्ड हो सकता है आपके लिए, आईडी प्रूफ के रूप में आपको चाहिए कुछ पैन कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर आईडी या पासपोर्ट या आधार कार्ड विद फ़ोटोग्राफ, या आधार इनरोलमेंट नंबर, राशन कार्ड। द नेम ऑन द फोटो आइडेंटिफिकेशन मस्ट मैच विद द नेम एज शोन ऑन द एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड पे जो नाम है तो वो आपका जो पहचान पत्र है उसके ऊपर नाम मैच होना चाहिए दोनों। और पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट जिनको हुआ है वो पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट भी होना चाहिए उनके पास। PWD certificate issued by the competent authority if claiming the relaxation under PWD category, मतलब उनके पास ऑथराइज PWD सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर उनको PWD की फैसिलिटी चाहिए तो। रिपोर्टिंग टाइम है 30 मिनट्स पहले आपको पहुंचना है एग्ज़ाम सेंटर पे, 8:30 के बाद एंट्री नहीं मिलेगी फर्स्ट शिफ्ट वालों को, और 2:30 बजे के बाद सेकंड शिफ्ट वालों को एंट्री नहीं मिलेगी। 8:30 वाले की सुबह की जो एग्ज़ाम है वो 9 बजे होने वाली है,
तो इसलिए 8:30 आधा घंटा पहले आना है, नहीं तो बाद में एंट्री नहीं मिलेगी। आधा घंटा पहले एंट्री बंद हो जाएगी। और दोपहर वालों जो 3 बजे शुरू होने वाली है शिफ्ट, उनको 2:30 बजे तक पहुंच जाना है, नहीं तो 2:30 बजे के बाद एंट्री बंद। और एग्ज़ामिनेशन हॉल के अंदर आपको 8:45 AM सुबह में एंट्री मार देनी है। 15 मिनट पहले एग्ज़ाम हॉल के अंदर बैठ जाना है। ऐसे ही 15 मिनट पहले दोपहर वाली शिफ्ट वाले 2:45 PM पे पहुंच जाएंगे एग्ज़ाम हॉल के अंदर। पहले आप कॉलेज आधा घंटा पहले पहुंचे कॉलेज के अंदर, 15 मिनट सेंटर के अंदर, और 15 मिनट पहले पहुंचे अपने एग्ज़ाम हॉल के अंदर। ये उनका नियम है। और आपके सब्जेक्ट्स हैं जो आपकी उनकी वेबसाइट्स पे जाके चेक कर सकते हैं कि आपके मास्टर्स डिग्री के कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो मैच हो रहे हैं। अगर कई बार मैच नहीं है तो बोलते हैं कि सिमिलर अगर कोई सब्जेक्ट है तो भी वो एलिजिबल हो जाता है, तो वो आप देख लीजिएगा ज़रा इस नोटिफिकेशन के अंदर। बाकी मैंने मेन मेन बातें सब बता दी आपको। बहुत बहुत धन्यवाद।